गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने चंडीगढ़ पीआरटी जेबीटी 2023 के सिलेबस के बारे में और उसके फॉर्म के बारे में हम लोग तो पढ़ चुके थे या उसके बारे में जानकारी ले चुके थे। और कल मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 9 का दूसरा चैप्टर शुरू किया था कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, इसका मैंने एक पहला पार्ट आपको पढ़ा दिया था, उसको अपलोड भी कर दिया। आप उसको ज़रूर देखिएगा और उसमें इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़िएगा। उसमें कल एक टॉपिक छूट गया था, मिश्रण का ही था, उसको आज हम पढ़ाएंगे और उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है आज मिश्र धातुएं या मेटल एलॉय, मिश्र धातुएं या मेटल एलॉय। अभी आपको मैं बता दूं कि अगला जो क्लास 9 का जब क्लास 10 का चलेगा साइंस, तो उसमें आपको और इसमें इसके बारे में और डिटेल से बातें की जाएंगी और डिटेल से उसमें दिया हुआ है। लेकिन आज फिलहाल जितना दिया हुआ है उसके बारे में जान लें, क्योंकि ये मिश्रण से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, पहली चीज तो क्या कह रहा है कि मेटल एलॉय ये धातुओं की क्या होती है, समांगी मिश्रण होते हैं। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर मेरी पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा कि क्या होता है। जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयव को अलग नहीं किया जा सकता है, कह रहा है जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयव को, देखिए यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, उनके अवयव को अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयव को, ठीक है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयव को अलग नहीं किया जा सकता, जिन्हें मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों को, गुण को दर्शाते हैं। मतलब जो मिश्र धातु जैसे आपका होता है, उसमें जो भी उनके अवयव पड़े होते हैं वो अपना अलग अलग गुण को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, घटकों को दर्शाते हैं और अलग अलग संगठन रखते हैं। क्या रखते हैं, अलग अलग संगठन रखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर पीतल है, पीतल अगर हमको बनाना है तो उसमें जिंक प्लस क्या यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे। तो उसमें 30% क्या होगा, जिंक होगा और 70% क्या होगा, कॉपर होंगे। तो ये अपने अलग अलग अवयवों को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, मिश्र धातु। इसमें अभी इतना ही दिया हुआ है। कल हम लोग सस्पेंशन पढ़े थे यानी निलंबन पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल। चलिए आगे बढ़ते हैं कोलाइडल के लिए। कोलाइडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए कोलाइडल के बारे में हम लोगों को देखना है आज। ठीक है, कोलाइडल हमको क्या पढ़ना है, कोलाइडल पढ़ना है, कोलाइडल। ठीक है, चलिए आइए कोलाइडल, आइए जानते हैं कोलाइडल क्या होता है। देखिए, कल हम लोगों ने आपको विलयन या उसी को कहा जाता है रियल सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन भी कहा जाता है, और निलंबन यानी सस्पेंशन पढ़े थे हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, कोलाइडल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोलाइडल पढ़ना है। देखिए, अब आप बात को समझिएगा कि हम क्या पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, जैसे हमने कल आपको बताया था कि निलंबन क्या होता है यानी सस्पेंशन क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो उसी की तरह से कोलाइडल भी है। कोलाइडल भी एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइडल भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, लेकिन इनके जो कण होते हैं यानी कोलाइडल कण जो होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो दिखने में आपको क्या लगेंगे, समांगी मिश्रण लगेंगे। कैसे लगेंगे, समांगी मिश्रण लगेंगे, लेकिन वो समांगी मिश्रण होते नहीं हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो आइए कोलाइडल के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। लिखेंगे कि यह एक विषमांगी यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, कोलाइड। अब देखिए इसके आगे देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है कोलाइडल कणों का आकार, कोलाइडल कणों का आकार,
कोलाइडल कोलाइडल कणों का आकार कोलाइडल कणों का आकार। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है जो कोलाइडल के कण हैं, ठीक है, यानी कोलाइडल के कण जो हैं वो विलयन और निलंबन के आकार के, यानी विलयन के कण और निलंबन के कणों के आकार के मध्य होता है। देखिए क्या कर रहा हूँ, कोलाइडल कणों का आकार विलयन कणों तथा निलंबन कणों के, देखिए कोलाइडल कणों का आकार विलयन कणों और निलंबन कणों के मध्य होता है, के मध्य होता है। देखिए अब देखिए पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए हम क्या कहना चाहते हैं आपके सामने, सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके कोलाइडल कण होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनका आकार विलयन कणों और निलंबन कणों के मध्य होता है। कैसा होता है, कोलाइडल कणों और निलंबन कणों के मध्य होता है। बात समझ में आ गई। अब ऐसे समझिएगा, देखिए मैंने कल आपको बताया था विलयन, किसके बारे में बताया था, विलयन का बताया था कि जो उसके पार्टिकल के जो मतलब कण के जो व्यास हैं या उनके जो साइज हैं वो 10⁻⁻, यहाँ लिखता हूँ नीलंबन और यहाँ लिखता हूँ कोलाइडल, ठीक है, कोलाइडल। देखिए निलंबन का क्या होगा भाई, देखिए मैंने कल कहा था कि इनके कण क्या होते हैं, इनके कणों का आकार क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश जो होता है इनके मार्ग में क्या हो जाते हैं, दृष्टिगोचर हो जाते हैं, यानी प्रकाश की किरणें इसमें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो उसी के अनुसार इनका देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻, निलंबन का 10⁻⁻6 से लेकर -5 से लेकर 10⁻ क्या होगा, -6 मीटर होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻9 होगा, ये होगा। देखिए फिर से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोलाइडल जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है और कोलाइडल कणों का आकार विलयन कणों और निलंबन कणों के मध्य होता है। तो हमें पता है कि विलयन के कणों का आकार क्या होता है, 10⁻⁻9 या उससे छोटा है। और क्या होता है उसमें आ जाइए, कोलाइडल कण हो गए और ये निलंबन कण के क्या होते हैं भाई, 10⁻⁵ से 10⁻6 तक होता है। और इन दोनों के बीच में कौन आ जाएगा, कोलाइडल कण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कोलाइडल कण आ जाएंगे। देखिए अब कोलाइडल कण में क्या होता है, ये इतने छोटे होते हैं, ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं कि ये क्या हो जाते हैं, विलयन में यानी विलायक में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी विलायन में मिल जाते हैं। इनको हम अपनी क्या कहते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगला क्या कह रहा हूं मैं, कोलाइडल कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, कोलाइडल कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपके कोलाइडल कणों की बातें, ठीक है। अभी हमें आगे देखिए, कोलाइडल कणों का ये हो गया। और मैंने बोला कि ये दिखाई मतलब हमें प्रतीत कैसे होते हैं, तो ये हमें प्रतीत होते हैं समांगी मिश्रण की तरह। कैसे प्रतीत होते हैं, समांगी मिश्रण की तरह। लेकिन ये समांगी मिश्रण नहीं होते, ये कैसे होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। कौन, कोलाइडल जो होता है विलयन, ठीक है, ये चीज हो गया। अभी आगे चलेंगे, देखिए समझिएगा, 2 मिनट। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। देखिए अब हमने क्या करना है, इधर ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा बात को। मैंने फिर से मैं बता देता हूँ, ये प्रक्रिया जो होती है टिंडल प्रभाव के लिए चलती है। अब सुनिएगा, टिंडल प्रभाव मैंने कहा कि इसके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि हमको ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। फिर भी देखिएगा, सुनिएगा, लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि प्रकाश की किरणों को फैला ना सके। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। क्या करते हैं, पहले तो आप इसको उतार लिए हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको समझिएगा।
मैं कहने जा रहा हूँ कि कोलाइडल के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ठीक है, कह रहा हूँ कि कोलाइडल कण जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, तो फैला देते हैं। भाई कैसे फैला देते हैं इसके बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पर काम करेगा एक टिंडल, ठीक है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, क्या काम करेगा, टिंडल प्रभाव, जिसे टिंडल ने दिया था। टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव। अब समझिएगा टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए टिंडल प्रभाव देखने के लिए एक चीज और देखना होगा, कणों का ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति क्या होती है, जब कण क्या होते हैं आपस में रैंडमली मतलब इधर उधर मूवमेंट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कही जाती है। टिंडल प्रभाव देखने को कहाँ मिलेगा, देखिए जैसे सिनेमा घर में देखे होंगे पिक्चर या प्रोजेक्टर पर देखे होंगे, फोकस आता है लाइट का, जिसकी वजह से वो पिक्चर क्या होता है, हमें बड़ा दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि माध्यम के कण जो होंगे वो क्या करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं और वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। यही है आपका टिंडल प्रभाव हुआ। ठीक है, एक चीज और, आप बंद कमरे में रहिए, अगर किसी जगह से उसमें मतलब कहीं से जगह मतलब खुला हुआ है, ठीक है, या खिड़की थोड़ी से खोले हुए हैं, तो देखेंगे कि प्रकाश की किरणें क्या होंगी, अंदर आएंगी, उसमें कार्बन के कण होंगे, धूल कण होंगे, वो क्या करेंगे, वो मार्ग को दिखाने लगते हैं, मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता है आपके सामने, वो मार्ग क्या होने लगता है, प्रकाशित होने लगता है, उसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो मैं कह सकता हूँ कि कोलाइडल कण जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव के कारण क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यही हो गया। और ब्राउनी गति भी मैंने बता दिया कि ब्राउनी गति क्या होती है, रेंडमली गति होती है। ठीक है, इधर उधर क्या करते हैं, कण आपस में टकराते रहते हैं और मूवमेंट करते रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। ये हो गया आपका टिंडल प्रभाव। मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि ये क्या करते हैं, देखिए निलंबन में भी प्रकाश की किरणों को फैला देते थे क्योंकि वहां पर कणों की साइज क्या थे, बड़े थे। यहाँ पर ब्राउनी गति के कारण, टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश की किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ये चीज हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनके क्या गुण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कोलाइडल के गुण। कोलाइडल के गुण धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए कोलाइडल के गुण धर्म के बारे में पढ़ा जाए। देखिए मैंने पहला बताया था कि ये क्या करते हैं, पहला क्या करते हैं, यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है आपका, विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, और इनके कणों के आकार इतने छोटे होते हैं कि यह हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, इनके कणों के आकार इतने छोटे होते हैं कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इनके कणों के आकार इतने छोटे होते हैं कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है। तीसरा, कोलाइडल कण कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं।
प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। उस दिन मैंने बताया था कि निलंबन में जो निलंबन के कण होते हैं वो भी प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, लेकिन मैं बता दूं प्रकाश की किरण को फैला देने का काम तो ये हो गया, लेकिन जब वो निलंबन के कण जब क्या हो जाते हैं, स्थिर होकर नीचे बैठ जाते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, कोलाइडल कण प्रकाश की किरणों को क्या करेंगे, फैला देंगे। किसके प्रभाव से, टिंडल प्रभाव। कौन सी गति, ब्राउनियन गति। एग्जाम्पल टिंडल प्रभाव के, तो जो प्रकाश जो हमारा जो समुद्र नीला दिखाई देता है वो टिंडल प्रभाव है। ठीक है, सिनेमा घरों में जो फोकस मारा जाता है, प्रोजेक्टर पे फोकस मारा जाता है, वो टिंडल प्रभाव है। ये सारे क्या है, टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये हो गया आपके पास। ठीक है, 1 2 3 हो गया ना। अब आगे चलते हैं, एक और देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल है कि ये क्या, सुनिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे। अगर हम, ठीक है, कोलाइडल विलयन को स्थिर, यानी कोलाइडल विलयन को कुछ देर के लिए छोड़ दें, कोलाइडल विलयन को कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दें, तो ये क्या, इसके कण नीचे बढ़ जाएंगे, नहीं, इनके कण नीचे नहीं बढ़ते। इससे ये पता चलता है कि कोलाइडल विलयन क्या है, अस्थाई है। कोलाइडल विलयन को क्या है, अस्थाई होते हैं। यानी इन्हें कुछ देर के लिए शांत छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि कोलाइडल विलयन के जो कण हैं क्या नीचे बढ़ जाते हैं, नहीं। इससे ये पता चलता है कि कोलाइडल विलयन क्या है, अस्थाई है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, चौथा, कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ने पर इनके कण नीचे सतह पर नहीं बैठते हैं, अतः यह अस्थाई होता है। अच्छा, नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये 2 मिनट दिख रहा है, ठीक है। देखिए फिर से सुनिएगा, मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ने पर इनके कण नीचे सतह पर नहीं बैठते हैं। ठीक है, नीचे सतह पर नहीं बैठते हैं, अतः यह क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। देखिए आपके सामने मैंने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। आप मेरी बात को सिर्फ सुनिए तो भी आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। और मैं एकदम कहता हूँ कि मैं वो चीज़ लेके आऊँगा जो एकदम क्वेश्चन पेपर में आता है, बस आप लगे रहिए मेरे साथ। देखिए यह एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों के आकार इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। मैंने भाई कोलाइडल के बताए ही थे कि कितने होते हैं। मैंने बताया था कोलाइडल के 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ तक होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम इन्हें आंखों से नहीं देखते, हमें आंखों से दिखाई, कि हमें कह रहा है कितने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से देखिए कुछ वर्ड छूट जाते हैं, तो उसके लिए मत करिएगा। देखिए आंखों से दिखाई नहीं देते। कोलाइडल कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ने पर इनके कण नीचे सतह पर नहीं बैठते हैं, अतः यह क्या है, अस्थाई है। तो पहली चीज हो गई। अब इसको देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं। एक और है, उसको भी जान लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए अब हम क्या बात करने चल रहे हैं, इसका 5वां बताने चल रहे हैं कि देखिए कोलाइडल कण इतने छोटे होते हैं, ठीक है, कम से कम निलंबन से तो छोटे होते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि इनको छानन विधि द्वारा अलग पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, तो अपकेंद्रीकरण विधि का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, अपकेंद्रीकरण विधि का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए, इनको अलग करने के लिए। ठीक है, उसी से हम कर सकते हैं। एक स्पेशल विधि होती है अपकेंद्रीकरण विधि। देखिए ये है आपका 5वां, कोलाइडल कण या कोलाइडल विलयन छानन विधि द्वारा
विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष देखिए विशेष सही लिखा है भाई, विशेष, ठीक है, विशेष विधि अप केंद्री सॉरी यहाँ लिखें अप केंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कोलाइडल विलयन छानन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, उसी से इनके कण को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। ये एक चीज हो गई। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे देखिए हमें क्या पढ़ना है वो सुन लीजिए। अब हमको पढ़ने हैं कोलाइडल के उदाहरण। उससे पहले कोलाइडल विलयन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलाइडल विलयन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोलाइडल विलयन में होता क्या है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए कोलाइडल विलयन छानन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष विधि, इसके लिए एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए हम यहाँ पर किसकी बात करने चल रहे हैं। तो कोलाइडल विलयन क्या होता है, दो चीजों का क्या होता है, एक क्या होता है, योग होता है। ठीक है, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है, और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होता है, जिसकी वजह से कोलाइडल विलयन तैयार होता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, सुनते रहिए और याद करते रहिए। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। सुनिए, कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, कोलाइडल विलयन, ठीक है, कोलाइडल विलयन के दो घटक होते हैं। एक होता है परिक्षिप्त, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए अब सुनिएगा क्या होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। देखिए सुनिएगा ध्यान से, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण यानी विलेय के कण, किसके कण, विलेय कण, ठीक है, विलेय कण, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय के कण, ठीक है। और परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया आपका, विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक हो गया। ठीक है, तो इनको जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कोलाइडल विलयन बनता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम में विलेय के कण और विलायक के क्या है, परिक्षेपण माध्यम क्या है, विलायक है। ठीक है, इन्हीं के योग से हमारा क्या बनता है, कोलाइडल विलयन बनता है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में बड़ा कठिन दिया हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके मैंने उसको क्या कर दिया, आपके सामने सरल कर दिया। आप बस इतना जानते रहिए। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण को देखते जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं कोलाइडल विलयन के उदाहरण या कोलाइड के उदाहरण, कोलाइडल के उदाहरण। कोलाइडल के उदाहरण देखिए,
कई उदाहरण एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उसी से लेके आपको पढ़ा रहा हूँ और उसी के बारे में बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पहला है कोहरा, ठीक है, ये कोलाइडी विलयन है, ठीक है, क्या है कोहरा, कोहरा। बादल, क्या बताया, बादल, कोहरा, बादल, कुहासा, कुहासा, क्या है भाई, कुहासा, ठीक है। फिर क्या होता है, सेविंग क्रीम, ठीक है, क्या होता है, सेविंग क्रीम, या सेविंग क्रीम हो गया, या आपका होगा फेस क्रीम हो गया। चलिए सेविंग क्रीम लिखते हैं, सेविंग क्रीम। फिर फेस क्रीम। फिर धुआं, क्या होगा, धुआं, क्या होगा भाई, धुआं। देखिए कोहरा, बादल, कुहासा, सेविंग क्रीम, फेस क्रीम, फिर धुआं, फिर क्या होता है, स्वचालित वाहन के निथार, स्वचालित वाहन के निथार। चलिए स्वचालित वाहन के निथार, स्वचालित वाहन के निथार, स्वचालित वाहन के निथार, ठीक है, स्वचालित वाहन के क्या होंगे, निथार होंगे। फिर क्या होगा भाई, दूध भी हो सकता है, क्या हो सकता है, दूध होगा। चलिए दूध, कीचड़, ठीक है, दूध, कीचड़, ठीक है। मैग्नीशिया मिल्क होगा, ठीक है, मैग्नीशिया मिल्क, मैग्नीशिया मिल्क, क्या होगा, मैग्नीशिया मिल्क। केक भी होगा, ठीक है, फोम भी होगा, ठीक है। देखिए मैं कई सारे आपको जितने दिए हुए हैं सब मैं लिखवा दूंगा, ताकि आप क्या करें, सारे को याद करें, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रबड़, ठीक है, क्या हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। प्यूमिस, ठीक है, प्यूमिस, प्यूमिस, ठीक है, प्यूमिस। जेली, क्या होगा, जेली, प्यूमिस जेली, ठीक है। फिर क्या हो सकता है भाई, पनीर मक्खन, पनीर मक्खन, ठीक है, पनीर मक्खन होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो रंगीन रत्न आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, रंगीन रत्न आते हैं, ठीक है, रंगीन रत्न पत्थर, या रंगीन पत्थर भी लिख सकते हैं, रंगीन पत्थर, ठीक है, रंगीन पत्थर। जगह कम होगा तो बताइएगा, रंगीन पत्थर। और दुधिया कांच, दुधिया, दुधिया, दुधिया पत्थर, दुधिया क्या हो जाएगा, पत्थर भी हो सकता है, दुधिया पत्थर भी होगा, या दुधिया कांच भी कहते हैं। चलिए कांच लिख लीजिए इसे, दुधिया कांच, ठीक है, आदि, ठीक है। देखिए ये इतने क्या हैं आपके, क्या हैं, कोलाइडल के क्या हैं, उदाहरण हैं, ठीक है। कोहरा, बादल, कुहासा, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, फिर उसके बाद दूध, कीचड़, मैग्नीशिया मिल्क, फिर उसके बाद फोम, रबड़, आपका प्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, फिर उसका रंगीन रत्न जो होते हैं या रंगीन पत्थर जो होते हैं वो हो गए, और दुधिया कांच हो गए। ये सारे क्या हैं आपकी, किसके, कोलाइडल के क्या हैं, उदाहरण है। देखिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट जितना भी एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है सब वही मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो आप कृपया इस पर ध्यान दीजिए और इसका क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। फिर से सुनिएगा क्या क्या मैंने बताया, कोहरा, बादल, कुहासा, शेविंग क्रीम, फेस क्रीम, धुआं, स्वचालित वाहन के निथार, दूध, कीचड़, मैग्नीशिया मिल्क, केक, फोम, रबड़, प्यूमिस, जेली, पनीर, मक्खन, रंगीन पत्थर, दुधिया कांच, ये सारे क्या हैं आपके कोलाइडल के क्या हैं, कोलाइडल के उदाहरण हैं। इसको उतार लीजिए, या तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हमें पढ़ना है आपको कि एक चीज और हो गया आपका, इसमें दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। आइए, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन,
ठीक है। देखिए भाई इतनी चीज़ें पढ़ें तो ये सब क्या है भाई, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जुड़े हैं। पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं, फिर रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। चलते हैं, चलिए आइए देखा जाए भौतिक परिवर्तन। देखिए भाई, हम जिस चीज़ का यानी जिस पदार्थ का, ठीक है, या उनके जिस गुणों का वर्णन कर सके या अवलोकन कर सके, ठीक है, जिसका अवलोकन कर सके या वर्णन कर सके, उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। यानी अगर लिखें तो वह परिवर्तन जिसका हम अवलोकन तथा वर्णन किया जा सके या कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैं भौतिक परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ पहले आपको। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, वह परिवर्तन जिसका हम अवलोकन तथा वर्णन कर सकते हैं जैसे, देखिए भाई आ गया जैसे, मतलब भाई हम किनका किनका कर सकते हैं भौतिक परिवर्तन, उसकी बात कर रहा है। तो पहला हो गया आपका रंग, दूसरा कठोरता, तीसरा बहाव, चौथा घनत्व, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, द्रवनांक तथा क्वथनांक। क्या होगा, क्वथनांक। यानी आपकी रंग, कठोरता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, ये क्या है, भौतिक गुण में आते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, सारे आपके किस में आते हैं, भौतिक गुण में आते हैं, भौतिक गुण में आते हैं। देखिए फिर से सुनिएगा, देखिए भौतिक गुण क्या होता है, आपको दिखाई देता है। भौतिक गुण क्या होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो भौतिक गुण वो होते हैं जिसका क्या कर सकते हैं, वह परिवर्तन जिसका अवलोकन या वर्णन कर सकते हैं। जैसे रंग हो गया, कठोरता हो गया, बहाव हो गई, घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया और क्वथनांक हो गया। ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन में आते हैं, ठीक है, या ये भौतिक गुण कहा जाता है इनको, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए अब सुनिएगा ध्यान से, ये भौतिक परिवर्तन के तो क्या होगा, उदाहरण होंगे, लेकिन और सुनिए, इसमें जो होता है, कह रहा है कि अवस्था का, ठीक है, अवस्था के वे अंतः रूपांतरण, ठीक है, अंतः रूपांतरण जो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी अवस्था का अंतः रूपांतरण हो जाता है, अवस्था का अंतः रूपांतरण हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन। भाई दो ठोस, द्रव, गैस, इनकी अवस्थाएं हैं जिनका क्या होता है, अंतः रूपांतरण हो जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसी में आ जाइए रासायनिक। अच्छा एक चीज और, भौतिक परिवर्तन में जो उनके संगठन होते हैं, ठीक है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आइए रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए। ये हो गया ना भाई, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना है इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक परिवर्तन सुन लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट, उतना खास इसमें दिया नहीं है, इस वजह से। रासायनिक परिवर्तन, जैसे आपको बात करूं मैं तेल और जल की, ठीक है, तो तेल क्या करता है, ठीक है, हवा में जलने का काम करता है, जबकि जल वही क्या करता है, उसको बुझाने का काम करता है, ठीक है। तो तेल और जल अलग अलग रासायनिक गुणों को दिखाते हैं, ठीक है। तो एक क्या करता है, जलाने का काम करता है, तो तेल का क्या हो गया, जलना शुरू हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। और पानी उसको क्या कर रहा है, बुझा रहा है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो उसके क्या करता है, संगठन में परिवर्तन ला देता है, यानी नए पदार्थ बना देता है। जलाकर क्या करता है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को जलाएंगे, कागज को जलाएंगे, तो जलकर क्या बन जाएगा, नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब अगला इसमें है भाई, देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंत की तरफ चल रहे हैं। इसमें है अब अगला तत्व। आइए देखते हैं तत्व के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तत्व, एलिमेंट। चलिए देखिए क्या होता है तत्व। देखिए एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल थे। कौन थे, रॉबर्ट बॉयल। कौन, रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल। 1661
1661 में पहली बार इन्होंने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार तत्व शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। कौन किया था, तो रॉबर्ट बायल ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट बायल ने किया था। लेकिन ये तो खाली तत्व शब्द का नाम लिया था, परिभाषित कौन किया था, तो परिभाषित करने वाले थे एंटोनो, ठीक है, एंटोनी लॉरेंट ए लेवाइजियर थे, ठीक है, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजियर थे जिन्होंने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था। तत्व को क्या किया था, परिभाषित कहा था कि तत्व क्या है, पदार्थ का मूल रूप है। तत्व क्या है, पदार्थ का मूल रूप है, ठीक है, जिसे रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व क्या है, देखिए किसने कहा था, तो लेवाइजियर ने कहा था। देखिए क्या कहा था कि तत्व पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये तत्व है। और तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तत्व कितने भागों में वर्गीकृत हुए भाई, 3 भागों में वर्गीकृत हुए हैं। पहला है आपका धातु, जिसे आप क्या कहते हैं, मेटल, क्या कहते हैं, मेटल। दूसरा क्या है, अधातु, जिसे नॉन मेटल, ठीक है, क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। इसी में तीसरा आपका क्या है भाई, तीसरा बताइए क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है बताइए भाई, तो तीसरा हो जाएगा आपका उपधातु। क्या होगा, उपधातु, जिसे कहा जाता है क्या कहा जाता है बताइए भाई, मेटालॉइड कहा जाता है, मेटालॉइड, ठीक है, मेटालॉइड कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमने क्या कहा कि रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार तत्व शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, तत्व शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन एक लेवाइजिए थे, एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए ने क्या कहा कि तत्व क्या है, पदार्थ का वह पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। और इस तत्व कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एक होता है मेटल, एक नॉन मेटल, एक होता है मेटालॉइड होता है। अब धातु क्या होता है भाई, धातु के कौन कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं भाई, सोना चांदी, ठीक है, लोहा, ये क्या है, धातु है, ठीक है, सोडियम धातु है। अब ये धातु क्या करते हैं, कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, तो भाई इनके अंदर चमक पाई जाती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, विद्युत का और हीट का क्या करते हैं, यानी विद्युत का और क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, चालित करते हैं, यानी संचालन का काम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, इनके अंदर चमक पाई जाती है, ठीक है, इनके अंदर क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। इनके अंदर और क्या पाया जाता है, आघातवर्धकता पाई जाती है, तन्यता का गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो ये धातु के क्या है, गुण है, ठीक है। अब इसी में आ जाता है, अब इसमें आ गया अधातु। अधातु कौन कौन से होते हैं भाई, अच्छा अधातु में क्या, अधातु क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, उनमें चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन को छोड़ दीजिए भाई, आयोडीन में चमक पाई जाती है, वो अधातु भी है लेकिन उसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है, ठीक है। और क्या होता है, आघातवर्धकता नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है। अगर हमको ऊंचाई से छोड़ देंगे, गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बिखर जाएगा। ये सारे किसके गुण हैं, आघातवर्धकता के, यानी अधातु के गुण हैं, ठीक है, सॉरी अधातु के गुण हैं। उसके बाद आ जाता है आपका उपधातु। देखिए वह धातु जो धातु और अधातु के दोनों के बीच में और दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहा जाता है, उपधातु। इसके एग्जाम्पल बताने आपको हमें जरूरी है। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, तो इसके आपके मुख्य, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं आपके क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है और बोरान है। कौन कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम और बोरान। क्या मैंने कहा, उपधातु के सिलिकॉन, जर्मेनियम और क्या है, बोरान। इसके क्या है आपके 11 तत्व ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था पे रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, यानी आपके कमरे के तापमान पर 11 तत्व ऐसे हैं जो क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं, ठीक है। और 2 ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं। कौन कौन से, तो 2 होते हैं, एक पारा हो गया जो धातु है, ठीक है, और एक ब्रोमीन हो गया जो अधातु है,
ठीक है, समझ में आया। तो ब्रोमीन अधातु और पारा धातु ये दोनों क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को टेम्परेचर यानी कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये भी तुरंत क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ये आपके क्या हो गए, अधातु हो गए भाई, ठीक है। ये हो गए आपके उपधातु, अधातु और ये सारे हो गए। अब ये हमने तत्व के बारे में अच्छे से जान लिया। अब हम जानेंगे तत्व के बाद यौगिक। देखिए यौगिक क्या होता है, देखिए यौगिक जो होता है वो पदार्थ जब दो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को, ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं। और कैसे मिलाते हैं, तो एक नियमित अनुपात में या कहा जाए एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, यौगिक मिलता है। क्या मिलता है, यौगिक मिलता है। फिर से सुन लीजिएगा, यौगिक। आइए देखते हैं, हमने यौगिक अथवा पढ़ लिया तत्व, अब पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक मैंने क्या कहा, जब यौगिक वह पदार्थ है जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में नियमित या निश्चित अनुपात में मिलाते हैं या नियत अनुपात में मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है। मैंने क्या कहा, यौगिक वह पदार्थ है, यौगिक वह पदार्थ है जब दो या दो से अधिक तत्वों को जब दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में या निश्चित अनुपात में, ठीक है, नियत अनुपात में या निश्चित अनुपात में कर रहा है, दो या दो से अधिक तत्वों को नियत अनुपात में एक चीज और जोड़ लीजिए, रासायनिक नियत अनुपात में, ठीक है, रासायनिक तौर से रासायनिक तौर से मिलाते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं। ये हो गया आपका यौगिक हो गया भाई। अगर यौगिक में देखें तो यौगिक को मैंने क्या कहा, जब दो तत्वों को मिलाते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन क्या हो गया, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लिए, यौगिक बना लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यौगिक बन गए। समझ में आया, तो ये हो गया आपका। अब आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। क्या रह गया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। पहले इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हम क्या देखने चल रहे हैं, मिश्रण और यौगिक में अंतर। आइए, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, ठीक है। आइए यहाँ लिख लेते हैं मिश्रण, और यहाँ बीच में लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं यौगिक। देखिए मैं क्या पढ़ने चल रहा हूँ, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तत्व व यौगिक, क्या मैं कह रहा हूँ, तत्व व यौगिक, ठीक है, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। क्या बनाते हैं, तत्व या यौगिक कब क्यों मिलते हैं, तो केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर से सुनिएगा, तत्व या यौगिक तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। केवल तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने
के लिए मिलते हैं फिर मिलते हैं लेकिन यौगिक का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। देखिए, बनेगा मिश्रण मतलब यौगिक ही बनेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो मिश्रण तो क्या है? यौगिक भी क्या है? एक अपना मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो तत्वों का, या तत्व यौगिक का, या यौगिक तत्व का, या यौगिक यौगिक का मिश्रण क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। लेकिन बनेगा क्या भाई? आपका यौगिक ही बनेगा। लेकिन बनेगा क्या? यौगिक। इसका मतलब समझिए, वो कह रहा है कि तत्व या यौगिक को मिलाओ तो केवल मिश्रण ही बनेगा, लेकिन निर्माण किसका होगा? यौगिक का होगा। ये हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर अभी हमने पढ़ा यौगिक में कि जब हम दो तत्वों को जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। हमने क्या कहा? जब दो तत्वों को आपस में मिलाएंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। या मिश्रण वो होता है जब दो तत्वों को मिलाते हैं तो बनता तो मिश्रण ही, बनने का केवल मिश्रण ही, लेकिन वो बनेगा क्या? यौगिक। लेकिन उसे कहेंगे क्या? यौगिक कहेंगे। उसी तरह से लेकिन जब दो तत्वों को मिलाते हैं तो केवल क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, यानी इसका मतलब समझते हैं क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मिश्रण यौगिक है। मिश्रण यौगिक है, याद रखिएगा। अब और सुनिएगा, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यानी मिश्रण का जो संगठन है, पहला था, दूसरा देखिए, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। ठीक है, लेकिन यौगिक का संगठन अस्थायी होता है। यौगिक के संगठन अस्थायी यौगिक के संगठन अस्थायी होते हैं। यौगिक के संगठन अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? यौगिक के संगठन अस्थायी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने दो चीजें अभी बताई हैं, दो चीजें को ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलाते हैं या मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बनेगा क्या? नया क्या बनेगा? यौगिक ही बनेगा। और यहाँ पर जब दो तत्वों को अपन आपस में मिलाते हैं रासायनिक संयोजन प्रक्रिया द्वारा तो भी क्या बनता है? यौगिक बनता है। जो मिश्रण के संगठन होंगे वो परिवर्तनीय होंगे। ठीक है, परिवर्तनीय होंगे, जबकि यौगिक के जो संगठन क्या होंगे? अस्थायी होंगे। यौगिक के संगठन क्या होंगे? अस्थायी होंगे। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर मिश्रण में जो संगठन होते हैं या मिश्रण के जो घटक होते हैं वो क्या करते हैं? अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, मिश्रण में जो घटक होते हैं वो अपने क्या करते हैं? गुणों को दर्शाते हैं। तीसरा मैं बता रहा हूँ, ये हो गया आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिएगा। मिश्रण के जो घटक होते हैं, मिश्रण के जो घटक होते हैं वो क्या होते हैं भाई? मिश्रण के घटक क्या होते हैं? वो अपने गुणों को दर्शाते हैं। मिश्रण के जो घटक होते हैं वह अपने गुणों को दर्शाते हैं। मिश्रण के जो गुण होते हैं वो अपने गुणों को दर्शाते हैं भाई, दिखाते हैं। ठीक है, मिश्रण जो होते हैं, मिश्रण के जो घटक होते हैं वो अपने गुणों को दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यौगिक में एक नया गुण प्रदर्शित होता है, एक नया गुण धर्म देखने को हमें मिलता है। नए पदार्थ का गुण धर्म हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देख लीजिए। चलिए आइए, यौगिक में
एक नए गुण धर्म को दर्शाता है, गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। यौगिक में एक नए गुणधर्म को दर्शाते हैं, ठीक है। यानी आपको एक नया अलग चीज़ देखने को मिलेगा, उसके अलग गुण होंगे, क्योंकि नया यौगिक बनेगा उसके अलग गुण देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए, देखिए देखो मिश्रण को देखो, अगला मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका तीसरा था, उसका भी तीसरा, इसका चौथा। देखिए मिश्रण को आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। देखिए मिश्रण को आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन क्या यौगिक में ऐसा होगा? नहीं, यौगिक में इसे अलग करना है तो रासायनिक विधि और विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही इसे अलग किया जा सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर चौथा मैं लिख रहा हूँ, जबकि इसे रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बताया कि मिश्रण में, देखिए यहाँ पर मिश्रण को आसानी से भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जबकि इसे किसे, यौगिक को रासायनिक और विद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। इसे रासायनिक या विद्युत रासायनिक। अगर हम यहाँ पर और अच्छा लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत। क्या लिख सकते हैं? वैद्युत। यहाँ लिख लीजिए, वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग किया जा सकता है। आप इसका क्या करिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया। मैंने क्या पढ़ाया, मिश्रण और यौगिक में अंतर पढ़ाए, 4 अंतर पढ़ाए आपको। पहला मैंने बताया कि कोई भी जो मिश्रण हो, देखिए कि पहला मिश्रण में मैंने क्या बताया कि तत्व या यौगिक को मिलाएंगे तो बनेगा मिश्रण ही, मिलाएंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। लेकिन निर्माण किसका होगा, एक नए यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। अगर हम यौगिक में बात करें तो जब दो तत्वों को आपस में मिलाते हैं तो नए यौगिक का निर्माण होता है। अब इसमें आ जाए, मिश्रण जो होंगे, मिश्रण के संगठन परिवर्तनीय है, मिश्रण के जो संगठन है वो परिवर्तनीय है, जबकि इसके क्या कहते हैं, जो यौगिक होंगे उसके संगठन सदैव स्थायी होते हैं, वो परिवर्तनीय नहीं होते हैं, ठीक है। मिश्रण के जो गुणधर्म हैं या घटक हैं वो अपने गुणधर्म को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, जबकि यौगिक में नया यौगिक बनता है और उसके गुणधर्म प्रदर्शित होने लगते हैं, नए यौगिक के गुणधर्म प्रदर्शित होने लगते हैं, वो तत्व के जो गुणधर्म है वो खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर हमें मिश्रण को अलग करना है तो भौतिक विधियों द्वारा हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन वहीं रासायनिक विधि में देखा जाए, अगर हम बात करें यौगिक की, तो इसमें रासायनिक विधि द्वारा और वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही उसको अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। आप आज आपका चैप्टर 2 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि क्या दिया हुआ था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो। अब आगे कल अगला चैप्टर 3 चलेगा, ठीक है। चैप्टर 3 को लेकर आएंगे, आप इसको पढ़िए, जितना मैंने पढ़ा दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए और दोहराइए, ठीक है। इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।